हॅलो डिअर स्टुडंट्स, माझं नाव डॉक्टर प्रवीण महाजन, साकार PCMB डायरेक्टर. आणि जसं की तुम्ही सध्या CT2 दिलेली आहे उडान टेस्ट सिरीजची, तर त्याचं एक्सप्लेनेशन घेऊन मी आलेलो आहे तुमच्यासमोर. आपण ह्यावर्षी काय केलंय की जे तुमचे पेपर्स होतात तर त्याच्यामध्ये एक ॲनालिसिसचा एक डेटा येतो. तर त्याच्यानुसार बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे जे मोस्टली क्वेश्चन्स रॉंग झालेले आहेत, तर मला असं वाटतं ते डिस्कस होणं खूप आवश्यक आहे. तर जे CT2 झाली होती ज्याच्यामध्ये केमिस्ट्रीमध्ये केमिकल बॉन्डिंग आणि स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हे 2 टॉपिक होते. पेपर जे मुलं देत आहेत उडान टेस्ट सिरीजचे, तर त्यांना मी एक सांगतो की केमिस्ट्रीचा पेपर हा बऱ्यापैकी लेंदी राहणार आहे, कॉन्सेप्च्युअल राहणार आहे. NCERT तो एकदम फॉलो करणार आहे. NCERTच्या प्रत्येक सेंटेन्सवर त्याच्यामध्ये काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला त्या गोष्टींची सवय नसेल, जसं कुणी कुणी NCERT वाचत नाही, फक्त नोट्स वाचून येतात किंवा सिनॉप्सिस काढलेले असतात ते फक्त वाचून येतात, तर त्यांना नक्की ह्या पेपरमध्ये अडचणी आल्या असतील. पण हा जो काळ आहे तुमचा प्रिपरेशनचा, हा काळ असा आहे की इथं जर तुम्हाला तुमच्या चुका कळाल्या तर त्याच्यापेक्षा बेस्ट काही नाहीये. कारण मला माझ्या चुका 4 मेची जी एक्झाम आहे नीटची त्याच्या आधी जर कळाल्या तर चांगलं आहे. 4 मेला एक्झाम दिल्यानंतर जर मला जर चुका कळाल्या तर त्या काहीच कामाच्या नाही. म्हणून साकार PCMB आम्ही सर्व इथे एकच प्रयत्न करतोय की 4 मेची तयारी आपली जोरदार झाली पाहिजे. ज्या काय चुका आहेत त्या इथंच करायला पाहिजे, आपण मेन पेपरमध्ये नाही. म्हणून बऱ्याच वेळा तुम्हाला पेपर लेंदी पण वाटू शकतो, पण तुम्ही सोडवा. मी सांगेल तुम्हाला, तुम्ही 45 क्वेश्चन नाही सोडवते, तुम्ही जवळपास 60 to 70 क्वेश्चन सोडवतायत. अशा टाईपचा पेपर आहे हा. एका क्वेश्चन मध्ये बरेच स्टेटमेंट, एका क्वेश्चन मध्ये बरेच ऑप्शन, आणि त्याच्यातून तुम्हाला करेक्ट चूज करायचंय. कारण जर आम्हाला तुमचा टॉपिक चांगला करून घ्यायचा आहे तर त्या प्रत्येक टॉपिकवर, प्रत्येक पार्टवर आम्हाला क्वेश्चन काढावंच लागणार आहे. आता 45 क्वेश्चन मध्ये जर मला पूर्ण टॉपिक कव्हर करायचा आहे तर मला एका क्वेश्चन मध्ये 4 गोष्टी टाकावून मग विचारावं लागेल काय करेक्ट आहे, काय इनकरेक्ट आहे, किंवा असर्शन, रिझन, स्टेटमेंट बेस्ड आहे, मॅच द कॉलम आहे, सगळं व्हॅरिएशन तुम्हाला मिळणार आहे पेपरमध्ये. त्याच्यामुळं याला तुम्ही पॉझिटिव्हली घ्या. मार्क्स कमी आले तरी चुका बघा तुम्ही काय होतात. पेपरचा अनालिसिस खूप इम्पॉर्टंट आहे. अनालिसिस करायचं म्हणजे काय करायचं, तर अनालिसिस करायचं म्हणजे जो क्वेश्चन चुकला तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जाऊन तिथे वाचून घ्यायची आपल्याला. कारण मी जर आन्सर बघितला आणि मला कळालं की ओके याच्यामुळे याचा आन्सर आहे, किंवा मी समजून घेतो की अच्छा हे याचा आन्सर आहे, तर त्याने तुमची प्रगती नाही होणार आहे. तुम्हाला ते जाऊन कॉन्सेप्ट वाचावी लागणार आहे. ओके, तर हे पॉइंट्स तुम्ही नीट लक्षात ठेवा. NCERTला विसरू नका केमिस्ट्रीच्या, कारण त्याच्याशिवाय तुमचा रिझल्ट येणार नाहीये. तर आता मी तुम्हाला CT2 जी झाली तुमची 12 तारखेला, ओके, उडान टेस्ट सिरीजची, त्याच्यामध्ये जे मोस्टली क्वेश्चन रॉंग झालेले त्याचा डेटा आहे माझ्याकडे. एक जवळपास मुलांना 20 क्वेश्चन्स मध्ये बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम आलेले आहेत, किंवा म्हणजे काही लोकांचे, जास्तीत जास्त मुलांचे ते 20 क्वेश्चनला त्यांना सोडवायला अडचण आली, किंवा ते काहीतरी तिथे त्यांनी सिली मिस्टेक केली. तर आपण आज डिस्कस करूयात त्या 20 क्वेश्चन बद्दल आणि बघूयात. मोस्टली हेच ते क्वेश्चन असतील जिथे तुम्हाला त्रास झालेला आहे, कारण डेटा आहे माझ्याकडे. ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो क्वेश्चन आहे तुमचा 48 नंबरचा क्वेश्चन आहे, कारण तुमचा 46, 47 बऱ्यापैकी आलाय. 48 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये बघा, तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीला कॉन्सेप्च्युअली जायचंय. जसं 48 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये म्हणता येते की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तर बऱ्याच लोकांची अडचण इथं पण होते, करेक्ट आणि इनकरेक्ट, पण ते व्यवस्थित वाचून घ्या तुम्ही. इनकरेक्ट, चुकीचं शोधायचं आहे मला. तर आपल्याला कसं आहे, आता बघा, जर एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला तर मे बी एका पॉइंटवर क्वेश्चन येऊ शकतो, बस, बाकी काही नाही. पण आपण इथे काय केलंय, एकाच क्वेश्चन मध्ये 4 पॉइंट टाकले, जेणेकरून तुमचे 4 कॉन्सेप्ट किंवा 4 गोष्टी तिथं क्लिअर झाल्या पाहिजे. तर पहिलं ऑप्शन इथं होतं की इन ClF3 द ऍक्सियल ClF बॉन्ड लेंथ इज लार्जर दॅन इक्वेटोरियल ClF बॉन्ड लेंथ. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे का, ClF3चं आधी स्ट्रक्चर काढावं लागेल. ज्यांनी स्ट्रक्चर नाही काढलं ते थिओरिटिकली कसं सांगतील. तर ClF3चं तुम्हाला स्ट्रक्चर माहित आहे. ClF3च्या स्ट्रक्चर मध्ये आधी तुम्हाला हायब्रिडायझेशन काढावं लागेल. जसं मी हायब्रिडायझेशन जर काढायला गेलो ClF3चं, तर माहिती आहे तुम्हाला, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 7A+3, मोनोव्हॅलेंट, कॅटायन नाही, अनायन नाही, डिवाइड बाय 2, सो 10/2 दॅट इज इक्वल्स टू 5. म्हणजे माझं हायब्रिडायझेशन आहे sp3d. मग sp3d मध्ये बघा, तुम्हाला माहिती आहे ट्रायगोनल बायपिरामिडल जॉमेट्री असते, तर हे Cl सेंटरला काढणार. आणि तुम्हाला माहित आहे का
की जेवढे सराउंडिंग ऍटम असतात है ना, जेवढे हायब्रिड ऑर्बिटल आहेत तेवढे जर सराउंडिंग ऍटम नसतील म्हणजे उरलेल्या काय असतात, दोन पेअर असतात. सो नंबर ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल्स मायनस नंबर ऑफ मोनोव्हॅलेंट सराउंडिंग ऍटम्स किंवा सराउंडिंग ऍटम्स इज इक्वल्स टू व्हॉट, लोन पेअर्स. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला आता दोन लोन पेअर इथे आहेत, कारण 3 सराउंडिंग ऍटम पण टोटल 5 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे. तर 5 - 3 2 म्हणजे 2 लोन पेअर तुम्हाला काढायचे. आणि तुम्हाला माहिती आहे लोन पेअर ह्या एक्सेल पेक्षा इक्वेटोरियलला जास्त स्टेबल असतात. का? कारण एक्सेलला रिपल्शन जास्त असतं. तर तुम्हाला इथे टी शेप स्ट्रक्चर मिळत असतं जर 3 बॉन्ड असतील आणि 2 लोन पेअर असतील तर, बरोबर. मग आता याच्यामध्ये बघा तुम्ही त्यांचं काय म्हणणं आहे, या स्ट्रक्चरमध्ये त्यांचं म्हणणं आहे की ClF3 मध्ये ऍक्सियल ClF बॉन्ड लेंथ इज लार्जर अँड येस ऍक्सियल बॉन्ड लेंथ ह्या जास्त असतात इक्वेटोरियल पेक्षा. म्हणजे पहिलं ऑप्शन करेक्ट आहे. दुसऱ्याकडे जाऊयात. इन ICl4 मायनस बॉन्ड अँगल इज 90 डिग्री. ICl4 मायनसचं तुम्ही हायब्रिडायझेशन काढलं तर बघा 7 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन प्लस 4 दॅट इज 7 4 प्लस 4 मोनोव्हॅलेंट ऍटम्स आहे ना, 11 मायनस म्हणजे ऍड होणार म्हणजे 12 झालं, 12/2 म्हणजे झाले 6 हायब्रिड ऑर्बिटल. म्हणजे त्याचं हायब्रिडायझेशन आहे तुमच्याकडे sp3d2. तर तुम्ही बघता इथे सराउंडिंग ऍटम 4च आहे, हायब्रिड ऑर्बिटल 6 येत आहेत, म्हणजे 6 - 4 म्हणजे 2 लोन पेअर होत आहेत. तर 2 लोन पेअर ह्या sp3d2 मध्ये ऍक्सियल ला असतात. म्हणजे ICl4चं स्ट्रक्चर मिळेल तुम्हाला ICl-Cl, म्हणजे बाकीचे सगळे इक्वेटोरियल राहतील. आणि इथे का ऍक्सियल ला, आपण तर sp3d मध्ये बघितलं की ऍक्सियल ला नसतात, इक्वेटोरियलला असतात लोन पेअर. मग इथे का ऍक्सियल ला आहे? कारण हे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आहे. याच्यामुळे उलट जर मी 2 लोन पेअर ऑपोजिट साइडला टाकल्या, कधी लक्षात ठेवा, लोन पेअर ऑपोजिट साइडला टाकल्या तर रिपल्शन हे मिनिमम होतं कम्पेअर्ड टू त्याला इक्वेटोरियल मध्ये टाकल्या, नंबर ऑफ रिपल्शन्स वाढणार आहे त्याच्यामध्ये. तर बॉन्ड जर तुम्हाला sp3d2 मध्ये लक्षात ठेवा, sp3d2 मध्ये तुम्हाला लोन पेअर जेवढा तुम्ही ऑपोजिट साइडला ठेवणार तेवढा रिपल्शन कमी असणार. हे त्याचं महत्वाचं रिझन आहे. सो लक्षात ठेवा इन ICl4 मायनस बॉन्ड अँगल इज 90. तो हे बरोबर रिपल्शन असं मॅनेज करणार की आधी सुद्धा बॉन्ड अँगल किती असतात sp3d2 मध्ये 90 डिग्रीज असतात. आता सुद्धा स्ट्रक्चर ते एवढं स्टेबल झालंय की 2 लोन पेअर ऑपोजिट गेल्यामुळे की यांच्यामध्ये जास्त आता रिपल्शन नाही, म्हणजे बॉन्ड अँगल मध्ये चेंज होत नाही. तुम्हाला माहिती आहे रिपल्शन वाढलं तरच बॉन्ड अँगल मध्ये चेंज होणार. या 2 लोन पेअर ऑपोजिट गेल्यामुळे तेवढं रिपल्शन राहत नाही. म्हणजे ही सुद्धा तुमची स्टेटमेंट बरोबर आहे, हे सुद्धा बरोबर आहे. 2 आपलं राहिलं होतं. इन SF4चं हायब्रिडायझेशन काय बघा, SF4चं हायब्रिडायझेशन आहे आपल्याकडे 6 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन प्लस 4 म्हणजे 10 झाले, 10/2 म्हणजे 5 हायब्रिड ऑर्बिटल झाले. पण तिथे 4 सराउंडिंग ऍटम आहे म्हटल्यावर 5 - 4 तुमच्याकडे 1 लोन पेअर आहे. आणि sp3d त्याचं हायब्रिडायझेशन, तर sp3d मध्ये 1 लोन पेअर असेल तर तुम्हाला माहिती आहे सीसॉ स्ट्रक्चर असतं. हे इथं तुम्हाला नॉलेज आवश्यक आहे. अरे लक्षामध्ये, तर सीसॉ मध्ये तुम्हाला माहिती आहे सीसॉ म्हणजे आता एकच लोन पेअर आहे ना, तर 1 लोन पेअर आहे तर ते सगळ्यांसोबत रिपल्शन करणार. म्हणजे तुमच्या sp3d मध्ये 2 अँगल असतात, बरोबर. sp3d में आप लोग के कितने अँगल होते हैं? 120 एंड 90 डिग्री. सही है ना. वरतून जे आहे ना एक्सेल वाले इक्वेटर वाल्यासोबत 90चा अँगल बनवतात आणि इन बिटवीन जे 3 असतात ते 120चा अँगल बनवतात. मग 1 लोन पेअर मुळे होतं काय, 1 लोन पेअर आल्यामुळे ही लोन पेअर सगळ्यांसोबतच काय करत असते, रिपल्शन करत असते. आणि रिपल्शन केल्यामुळे इथे बॉन्ड अँगल 120 राहणार नाही, तो वेगळा होईल. तर त्यांनी दिलं पण आहे आपल्याला, बॉन्ड अँगल इज नॉट 120 बट 104 ड्यू टू लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तर तुम्हाला कळतंय की चौथंच ऑप्शन राहतंय जे की इनकरेक्ट आहे. पण इनकरेक्ट काय त्याच्याकडे जर बघितलं तर तुम्हाला इथे कॉन्सेप्ट पण क्लिअर होईल. OBr2 आणि OCl2 म्हणजे वॉटर सारखे स्ट्रक्चर आहेत त्यांचे, बरोबर. तो OCl-Cl OBr-Br, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है ना. इथे कॉन्सेप्ट तुमची चालते. यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपको पता है कि यहां पे ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, बट यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन में जो साइज है वो ब्रोमीन का बड़ा साइज है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है क्लोरीन से. तो यहाँ पे रिपल्शन, ये थोड़े नजदीक आएंगे ना इनके ऑर्बिटल, बड़ा साइज है तो ये ज्यादा रिपेल करेंगे. तो ये ज्यादा रिपल्शन होने के बाद इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा कंपेयर टू दिस. तो इसमें रिपल्शन इसके कंपैरिजन में कम है यहाँ पे. ओके, यानी इसका मतलब है कि OBr2 का बॉन्ड एंगल लेस नहीं होना चाहिए,
ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था आपका जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तकलीफ हुई है, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50। देखो मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर बताते जाऊंगा वैसे आप बोलोगे हाँ सर यही वो क्वेश्चन है, थोड़ी जिसमें दिक्कत आई हमें। देखो ये वाला तो आपका थोड़ा हमेशा का पार्ट होता ही है, बट हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि कैसे एक ही क्वेश्चन में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। जैसे ये एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी था। तो पहला इसमें सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट। तो आपके पास 4 ऑर्डर है। सबसे पहला डायपोल मूवमेंट का। अभी डायपोल मूवमेंट जैसे ही दिमाग में आता है तो कुछ चीजें आती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है ज्यादा, या एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, या बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये सारी चीजें इसमें आती है ना। ये सारे फैक्टर्स आपको ना दिमाग में लाने पड़ेंगे पहले तो CH3F और CH3Cl, फर्क है बस CF और Cl बॉन्ड में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है पिछले साल के, आप उसके पहले आपको CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I के बारे में पूछा था, और उसमें ऑर्डर था CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। बट वो क्यों है, मतलब यही है बस, उसमें से हमने 2 उठा लिए वहां से। अभी CH3F का तो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि CF और CCl में फ्लोरीन में बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो CF बॉन्ड की ज्यादा है CCl से। बट यहां पे बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के केस में, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में केस में बनता है बॉन्ड लेंथ ज्यादा यहां पे डोमिनेंट। तो यहां पे CCl तो आप देख रहे हो Cl बॉन्ड बड़ा है तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस। तो ये आप लोगों का मतलब CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, बस उन्होंने CH3F का बोला है, सो दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा जाते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो बहुत लोगों ने वर्ड पहले सुना होगा, या मान लो कहीं सुना है, सर ने बताया तब। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे है। वैसे आपने अगर किसी ने मान लो ये आंसर किया होगा तो उसने क्या सोचा होगा, मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूं, और सोच आपकी कैसे होगी इस क्वेश्चन में वो भी थोड़ा सोच रहा हूं, है ना। क्या आपने सोचा होगा कि यार HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बट सवाल यहाँ पे वो नहीं पूछा, स्ट्रांग नहीं पूछा। अगर स्ट्रांग पूछते तो ये सही होता, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड। बट आपको पूछा एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड मतलब ज्यादा किस्में है या कम किस्में, जो भी एक्सटेंड है। तो एक्सटेंड का मतलब जनरली ज्यादा किस्में है ना, ऐसे हम लेंगे अगर। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन है, उसके बाद इस तरीके से हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा। बट वाटर में आप लोगों ने सुना वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ये तो 2 तो हो गए ना इस साइड में, और यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, उनके साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये आप लोगों ने सीखा है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है। उसके बाद जाते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ, बॉइलिंग पॉइंट C5H12 C5F12 बॉइलिंग पॉइंट। मेजरली बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने ऑब्वियसली लगाया होगा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है। तो ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट ही रीजन है, बट उसमें और ज्यादा अगर रीजन में जाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन फ्लोरीन में बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस C5F12 का, है ना, मैं आपको रीजन भी बताते जा रहा हूं। C5F12 में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से, है ना, हाइड्रोकार्बन से इस कंपाउंड में ज्यादा बॉन्डिंग है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट C5F12 का ज्यादा होना चाहिए। बचा सवाल इसका, तो आपको पता है यहां पे NaCl और KCl में, NaCl में छोटा है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। सो दिस इज योर 4th आंसर। अगला सवाल पता नहीं है आंसर क्यों उसमें आया है ना, एनालिसिस में आया है कि ये कुछ बच्चों ने ज्यादा गलत किया है। ये तो आसान था, आपको पहचानना था कि कौन सा स्पेसिस लीनियर भी है, प्लेनर भी है और पोलर भी है। तो जनरली ये सारे के सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं उसमें I3- बहुत लोगों ने देखा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। XCF2 भी देखा होगा आप लोगों ने, XCFF ये भी लीनियर है, बट XCF4 स्क्वायर प्लेनर है ना, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर निकालने के बाद तो समझ लिया होगा। बट HCN कैसा है, HCN भी तो लीनियर है, तो आपको लीनियर यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे देखना सराउंडिंग एटम सेम है तो नॉन पोलर हो गया, सराउंडिंग एटम सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सेम है, तो बचा क्या तुम्हारा, HCN ही तो बचा है यहाँ पे। गॉट इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप कुछ बच्चों का हुआ है 53 नंबर का, इसके नीचे देखिए। इस क्वेश्चन में क्या था
उसके बारे में बात करते हैं पहले। 53 नंबर का ज्यादा कुछ बच्चों ने गलत किया है। देखो कंसिडर, देखो हमारे पास जो बच्चे आते हैं डाउट के लिए उनका तो हो जाता है, बट जो बच्चे डाउट्स को नहीं आते स्पेशली उन्होंने ये चीजें सीखनी है, और अगले ग्रैंड टेस्ट में अगर इसके ऊपर कोई इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या एफएसटी में आता है, हाफ सिलेबस टेस्ट में आता है, या मेन पेपर में आता है, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनली पूछा है कि कौन सा करेक्ट चॉइस है आप लोगों का, सही कौन से है ना। तो मल्टीपल आपको सेंटेंस पहले पढ़ने पड़ेंगे। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन सिंगल एटम और आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सही है। पहले एक जो सेंट्रल एटम होता है ना, वही तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले तैयार करता है ना पूरा माहौल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी होते हैं है ना, मिक्सिंग रिकास्टिंग जो भी होता है वो पहले सेंट्रल एटम में होता है, और सब होने के बाद उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक शेप बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद जाके सराउंडिंग एटम आके उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। ये आपको थ्योरी पता है पूरा, ठीक है। तो ये तो सही है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर उनको हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन में आना है तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी लगभग तो सेम होनी चाहिए, अराउंड सेम होनी चाहिए, कंपेरेबल है। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर सबशेल टू हायर इज एन इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब तीसरे में उनका कहना है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपने देखा ना, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बहुत बार आपको एक्साइटेशन करना पड़ता है ताकि अवेलेबल ऑर्बिटल मिल जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। पेयरिंग की वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता अवेलेबल, तो हमें थोड़ा हायर लेवल में जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल में जाना पड़ता है ताकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, है ना। बट वो इसेंशियल कंडीशन ऐसे बोल रहे हैं, बट ऐसे कुछ नहीं है। कुछ कंपाउंड में जरूरत नहीं होती ना एक्साइटेशन की, है ना, कुछ कंपाउंड बनने के वक्त ही कंडीशन की जरूरत होती है, नेसेसरी कंडीशन है। बाकी तो कुछ जगह पे नहीं हुआ एक्साइटेशन तो भी चलता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। इसेंशियल, ये क्यों गलत हुआ, इसेंशियल कंडीशन ये जो वर्ड है तो ना उसकी वजह से। इसेंशियल है क्या, नहीं नहीं, है ना, कुछ में इसेंशियल है कुछ में नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, सही है ना, सबके शेप सेम होते हैं सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल के शेप अलग अलग होते हैं, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप सेम ही होते हैं। एस का अलग है, पी का, डी का, एफ का, बट हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद सबका स्ट्रक्चर आपको याद है ना, एक ऑर्बिटल ऐसे बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है। Got it? सबके शेप सेम है। तो इसमें 1, 2 and 4 आर करेक्ट, सो दिस इज द फोर्थ। ओके, चलो अगला सवाल था मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसमें था, यस 56 नंबर का सवाल था कि कुछ बच्चों ने बोला कि यार ये इसका कैसे आंसर हो सकता है, कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, पोलराइजिंग एक्शन ऑफ कैडमियम 2+, पोलराइजिंग एक्शन ऑफ कैडमियम 2+ ऑन एनाइंस। ये कैटायन है तो इसका पोलराइजिंग एक्शन किसके ऊपर होगा, एनायन के ऊपर होगा। इज स्ट्रॉन्गर, यानी कैडमियम 2+ का पोलराइजिंग एक्शन ज्यादा है कैल्शियम 2+ से, बिकॉज पूछ रहे हैं, मतलब आपको ये सही दिया है कि इसका ज्यादा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि किसका, मतलब ये सही है कि नहीं वो भी सोचने की जरूरत नहीं, ये तो दिया है हमें। तो कैडमियम 2+ का क्यों है ऐसे, उनके चार्जेस सेम है, नहीं चार्जेस सेम की वजह से तो कुछ नहीं होगा ना, उल्टा चार्जेस सेम है तो हमें दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा। रेडार सेम है तो क्यों ना, क्या फर्क पड़ेगा ना उससे, वो तो उसका रीजन नहीं हो सकता ना। बट तीसरा देखो, द कैल्शियम 2+ आयन हैज अ नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड द कैडमियम 2+ आयन एन 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स आउटर शेल। तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन याद है आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं, सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये आपको हमेशा सर सिखाते हैं, सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसके जैसा है बट है नहीं, है ना, सूडो है। और आपको पता है जिन भी आयन के सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर जहां पे ज्यादा होता है वहां पे पोलराइजिंग एक्शन भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, बट उसमें भी सूडो नोबेल गैस जिसका ज्यादा है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो आपने सीखा है जितना कैटायन छोटा, यानी जितना कैटायन का पोलराइजिंग एक्शन ज्यादा एनायन के ऊपर उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन मैच करता है, सेम होने से तो कुछ नहीं होता। सो थर्ड इज द आंसर। ओके, चलो अगले सवाल में, उसी के बाद का नेक्स्ट सवाल है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। उसी के नेक्स्ट 57, देखो कुछ बच्चों के नहीं होंगे कुछ बच्चों के होंगे, बट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें ऐसे रेड सिग्नल मिला है कि चलो इस क्वेश्चन में ज्यादा बच्चों ने गलतियां की है ना, रेड कलर में मिला है मतलब उसमें ज्यादा जरूरत है। असर्शन,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, सही है ना, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग स्टेबल है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की कम होती है, सो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट क्या बोल रहे हैं, रीजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। इन while in anti-bonding molecular orbital it is located between the nuclei। ये तो उल्टा दिया है ना, बॉन्डिंग क्यों स्टेबल है, क्योंकि बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो दो ऑर्बिटल के बीच में आती है, बट एंटी बॉन्डिंग में ऐसे नहीं होता है, एंटी बॉन्डिंग में एक साइड में चली जाती है। समझ में आया ना, तो रीजन इसका गलत है, असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगले इसमें आते हैं, उसी के नेक्स्ट है 58 नंबर का सवाल है आप लोगों का, ठीक है। अब ये 58 में क्या है देखिए, स्टेटमेंट 1 बोलते PF5 एंड IF5 आर आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। आपने शेप और स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है, राइट। जनरली हम बोलते हैं कि जब लोन पेयर आती है तो स्ट्रक्चर बोलते हैं हम जनरली उसको, है ना। और इन जनरल जब पूछा जाता है कि भाई ये sp है, sp2 है, sp3, तो क्या शेप है उसके, जो आइडियल है कि लोन पेयर नहीं है उसमें, है ना। अभी देखो PF5 का जो कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन है, तो फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने हो गए देखिए, यस 5 + 5 10 हो गए ना, तो 10 है तो बराबर इसका जो शेप है और स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब ये PF5 है ना। अब एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास, तो देखो हर क्वेश्चन में ना कोई बच्चा अलग से सोचता है ना, आपके साथ भी होता है ये, वो अलग से सोचता है, वो सोचता है कि नहीं यार ये इसका आंसर नहीं होगा, मे बी ऐसे थोड़ी, या होता है कि यार नहीं ऐसे थोड़ी दे सकते हैं, या जैसे वो बच्चे ने सोचा कि PF5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, बट वैसे कुछ नहीं है, हमें ये नहीं पूछा है कि PF5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये दोनों में से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो सिंपल जाओ ना जैसे है वैसे कि PF5 IF5 निकालो स्ट्रक्चर क्या है। अब IF5 में देखो, ये तो रेगुलर स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट IF5 में क्या है, 7 + 5 मतलब कितने हो गए, 12 हो गए, 12/2 यानी sp3d2 हो गया। बट देखो ना 5 ही सराउंडिंग एटम है, sp3d2 है ना, IF5 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें 6 सराउंडिंग एटम चाहिए, बट 5 है, मतलब एक लोन पेयर है, तो दोनों के स्ट्रक्चर कैसे सेम हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ, तो अगर IF5 का स्ट्रक्चर निकाला हमने sp3d2 में, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल, ओके, गॉट इट। तो इसमें उनका कहना है बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड सेम है ना, इधर भी 5 बॉन्ड है, उधर भी 5 बॉन्ड है, यानी सिंपल सा मतलब है, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये सही है, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी 4th आएगा उसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, उसके बाद 59 में ज्यादा दिक्कत नहीं आई बच्चों को, ये तो आ गया था, हाँ, बट 60 में कुछ दिक्कत आई है कुछ बच्चों को, 60 में, है ना। 60 में दिक्कत कैसे आई है देखो, हाँ 60 नंबर का है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स डज नॉट अफेक्ट आइडियलाइज्ड बॉन्ड एंगल। आइडियलाइज्ड बॉन्ड एंगल मतलब जो हमने सीखे जो होने चाहिए पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, नो लोन पेयर, तो फिर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर जो लोन पेयर होते हुए भी बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि लोन पेयर आए तो बॉन्ड एंगल के ऊपर तो इफेक्ट होता है। तो मेजरली क्या होता है इसमें, अगर मैंने बोला ना अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि लोन पेयर होने के बाद भी मिनिमम रिपल्शन कैसे आएगा, तो अगर वो लोन पेयर हमने अपोजिट साइड में प्लेस कर दिए, सिंपल सी बात है, तो उसको स्टेबिलिटी दे देगा, भले ही नहीं है वो उतना स्टेबल बॉन्ड पेयर से, बट लोन पेयर को अगर अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया तो उसमें जरूर रिपल्शन को कम हो, मतलब रिपल्शन कम होगा और स्टेबिलिटी उससे बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा हमें देखना है कि कहां पे लोन पेयर थोड़े अपोजिट साइड में, कहां पे स्टेबल है। तो इसमें देखो PF3 मतलब 7 और 3, ये कितने हो गए, सॉरी 5 + 3 8 हो गए, मतलब sp3 है, बट एक लोन पेयर आएगी इसमें, आप देख रहे हो, क्योंकि sp3d मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, बट 3 ही सराउंडिंग एटम है, तो एक लोन पेयर हो गए इसमें, तो इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आपको पता है जब एक लोन पेयर आती है sp3 में, तो उसका बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद जैसे अमोनिया में होता है BrF3 मतलब ये है ब्रोमीन, मतलब हेलोजन, मतलब 7 और 3 sp3d, 3d है, sp3d मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं इसके, है ना, 7 और 3 10 10
2 5, बट इसमें 3 ही सराउंड है, तो 2 लोन पेयर है इसमें। तो 2 लोन पेयर आपको पता है sp3d में कहां पे चले जाते हैं, इक्वेटोरियल में चले जाते हैं, सही है। तो देखो ना, यहां पे भी इन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं है। चलो 1 और 2 तो नहीं है, तो 1 वाला ऑप्शन चला गया, 2 वाला भी ऑप्शन चला गया, मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये हो गया। ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जाए। या आप देख लो 4 और 5 में कैसे। 4 में देखो ना, आईसीएल 4 अभी हमने निकाला था, देखो एक ही पेपर में 2 बार है स्ट्रक्चर, है ना, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना लोन पेयर, तो उससे बॉन्ड पे रिपल्शन कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि ये सब देखो, ये इधर से रिपेल कर रहा है, ये इधर से रिपेल कर रहा है, वो होता है ना, एक इधर से दबा रहा है, एक इधर से दबा, तो जैसे है उसी, एक इधर जाने की कोशिश कर रहा है, वो इधर दबा रहा है, एक इधर जाने की कोशिश इधर से दबा रहा है, तो वो जहां पे वहीं पे रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आएगा वहां पे, है ना। उसके बाद XCF2 हमने ये भी निकाला था, XCF2 लीनियर स्ट्रक्चर है, तो हर जगह से लोन पेयर है आपके पास, लोन पेयर है तो स्टेबल स्ट्रक्चर है ना, सब अपोजिट साइड में है ना लोन पेयर्स, तो मिनिमम रिपल्शन करेंगे, है ना, 2 बॉन्ड पेयर आराम से रहेंगे, मतलब ये इसको बचाएगा, ये इसको बचाएगा, वैसे रहेंगे। ओके चलो नेक्स्ट सवाल गलत हुआ है 61 नंबर का। ओके 61 नंबर में तो देखो आपने अगर बॉन्ड पेयर वगैरह वो जो बॉन्ड ऑर्डर का अगर कॉन्सेप्ट सीखा है तो उससे आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एमओटी पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये आप लोगों को बस क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ये आपको बस कैसे सोचना है। तो आपने जो एमओटी के अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर निकाला है बस आपको उसको थोड़ा आराम से देखना था। जैसे मान लो कि C22 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, तो C22 माइनस मतलब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, तो वो आपने सीखा ना 14 या 14 से कम है और एक 14 से ग्रेटर है तो सिग्मा 2pz पहले आता है, वो सारी चीजें, या पाई 2px पहले आता है, वो सारी चीजें। तो C22 माइनस है तो ये 6 और ये 2 12 हो गए और ये 14 हो गए, मतलब आपको सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz है ना। तो इस तरीके से आपको ये करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे दूसरे में भी अगर मैंने बोला कि O2 प्लस इज एक्सपेक्ट टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, तो आपने थोड़ा वो इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से ट्रिक से सीखा होगा कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब 14 हो गए, तो 16 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ज्यादा है 14 15 16, और 14 में होता है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना तो बॉन्ड लेंथ तो कम होना चाहिए, बट ये बोल रहे कि लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, मतलब ये गलत है, आपको इनकरेक्ट भी पूछा है ना, मतलब 2 वाला ऑप्शन देख लो, बाकी के भी इसी हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आई है वो है 63 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अभी देखो इसमें ये इनकरेक्ट पूछा है, मतलब आपको इसमें से गलत बताना है। देखो अभी ये जो अल्फा बीटा और गामा ये जो बॉन्ड एंगल है वो सही है क्या, तो मैंने आपको अभी बताया था जो साइज है हमारे क्लोरीन फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, तो किसका साइज बड़ा है। देखो इसमें तो कोई लोन पेयर है नहीं वैसे, बट इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर जाएंगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, मतलब गामा इज ग्रेटर देन बीटा देन अल्फा, मतलब ये सही जा रहा है। दूसरा NH3 और NF3 में आपने स्ट्रक्चर निकाले हैं, NH3 और NF3, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको भी पता है, हम बार बार उस चीजों को रिवाइज भी करते रहते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। NH3 में देखो ना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी एक डायरेक्शन में, बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है, बट नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया ना, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में ज्यादा उतनी डायपोल मोमेंट ज्यादा, बट इनका क्या, हाँ इनका कहना क्या है, सही है, NH3 इज ग्रेटर है, तो NH3 में ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में। अगर बॉन्ड अगर इसमें हम ऑर्डर लगाएंगे NH OH और FH में, तो आपको पता है कि जो इसका साइज है आप लोगों का है ना बॉन्ड लेंथ का वगैरह, तो इसमें NH OH और FH में ये बोल रहे हैं। अभी देखो फर्क कहां पे, हाइड्रोजन 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 है ना, मतलब एक एटम सेम है दूसरा एटम अलग है। अभी सिंपल सी बात है, NH OH और FH में हमें अभी ऑर्डर लगाना है बॉन्ड लेंथ का, राइट, तो बॉन्ड लेंथ में क्या है, यहां पे
जो हम क्या बोलेंगे उसको कि जो एटम का साइज है, मतलब जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा है। तो अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बट यहां पे आपको क्या दी गई है? ज्यादा दी गई है ना, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। देखो, बट यहां पे होता क्या है, जैसे अट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बोला ना, इसमें इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तो उसी की ज्यादा है ना। तो ये तो सही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ तो कम होगा ना, बट यहाँ पे ज्यादा दिया है, मतलब दिस इज द आंसर। बड़े थोड़ा इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चंस आर लेंदी, टाइम लेंगे, हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे ख्याल से, अच्छा, उसी के बाद का 64 वाला है हमारे पास। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है ना, थोड़ा दिमाग दुख रहा होगा बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जनरली ऑर्डर लगाते हैं इस तरीके से जाते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट ये तो मतलब पूरा सर्कल ही बना दिया है। बट देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे अगर क्वेश्चन में आया तो आपको देखो ना, आपका हेलोजन तो सेम है ना यहाँ पे। अच्छा, पहले क्वेश्चन क्या है, मैं तो क्वेश्चन ने पढ़ा भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शो करेक्ट change in the ionic character of given compounds according to Fajans rule। फजांस रूल के अकॉर्डिंगली जाना है तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, बट इसके अपोजिट जाना है। क्यों? क्योंकि फजांस रूल के अकॉर्डिंगली कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लेंगे, बट हमें इसमें आयोनिक कैरेक्टर पूछा है ना, तो मेटल जितना मेटेलिक नेचर ज्यादा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो आपको पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ये मुझे जो ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब मुझे आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं, बट मैं कॉन्सेप्ट तो वही यूज करूंगा, फजांस रूल वाला, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। ठीक है, अभी देखिए, जैसे रुबिडियम, आपको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा कि रुबिडियम कहां पे आता है ना, तो रुबिडियम, जैसे रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम है ना, रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, आगे मतलब रुबिडियम आ गया यहां से। कैल्शियम कहां पे आता है? बेगम का सिर बरा, यहां पे आया। उसके बाद बैरियम भी दिया गया, तो इस तरीके से सर्कल कर रहेंगे। रुबिडियम दिया है, कैल्शियम उसके ऊपर वाले पीरियड में आता है, कैल्शियम 2+ होता है, रुबिडियम +1 होता है, बैरियम भी 2+ होता है, और एक बचा जिंक, जो कि कैल्शियम के आगे चल के 3D ग्रुप में आएगा, लास्ट वाला। क्या आपको याद आया यहाँ पे जिंक 2+ में, तो इसका भी सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सब में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा जिंक वाले कंपाउंड में, यानी आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। यानी उसकी तरफ आने वाला एरो डिक्रीजिंग दिखाएगा और उससे दूर जाने वाला एरो इंक्रीजिंग दिखाएगा, क्योंकि सबसे कम है ना उसका आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि सूडो नोबेल गैस की वजह से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो सबसे मतलब उसकी तरफ आने वाला एरो डिक्रीज चाहिए और जाने वाला एरो इंक्रीज चाहिए, है ना, मतलब सबसे तो बाकी देखते हैं क्या है, बट देखो ना, डिक्रीज है, उसकी तरफ जा रहा है तो डिक्रीज है, इसकी तरफ भी जा रहा है तो इंक्रीज लिखा है, इधर भी इंक्रीज लिखा है, मतलब ये वाले ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अभी फोर्थ में देखो, ये चला जाएगा यहां से, बट ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो बचा सवाल पहले और चौथे ऑप्शन में। तो पहले और चौथे ऑप्शन में भी डिफरेंस कहां पे? यहाँ पे डिक्रीज ही बताया गया है, यहाँ पे भी डिक्रीज बताया गया, बस यहाँ पे भी इंक्रीज बताया गया है और यहाँ पे भी इंक्रीज बताया गया। तो आपके पास बची दो चीजें, मुझे बताइए जिंक से बैरियम का क्या है आयोनिक कैरेक्टर? ज्यादा ही है, तो बचा हमारे पास पहला। गॉट इट? ओके, तो देखो, मुझे भी पता है, हम जब क्वेश्चन निकालते हैं, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो थोड़ा इजी है हमारे लिए, क्योंकि हमने फ्रैंकली क्वेश्चन तो हम ऑब्वियसली खुद भी सॉल्व करते हैं पहले ना, तो ये बताना आसान है, फिर एग्जाम के वक्त पे ये करना उतना आसान नहीं। सो यू आर डूइंग बेस्ट, आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, गलतियां होगी, बट वो अच्छे के लिए होगी, मेन पेपर में उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बढ़िया होगा, क्योंकि चीजें सीख रहे हैं ना अपन। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन के वक्त वगैरह बाकी है वो तो हो जाएगा। अच्छा, अगला वाला सवाल इसी के बाद का है। हाँ, ये थोड़ा सवाल मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी कि हम भी अगर सॉल्व करते तो एंड टाइम पे हमें भी टाइम लगता है ना, बट आपका प्रिपरेशन होना जरूरी है। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम ए हैज sp3d, sp3d है मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, तो समझ में आ गया।
TBP structure, and surrounded by some sigma bond pairs and some lone pairs. For this molecule, three structures are possible. In each structure, electron pair repulsion at 90 degree are given below. Structure 1, 2 and 3. क्या आपको पता है जब आपको सिखाया तो यहाँ पे आपको बोला है कि स्ट्रक्चर 1 में लोन पेयर रिपल्शन 0 है, स्ट्रक्चर 2 में लोन पेयर 1 है, स्ट्रक्चर 3 में लोन पेयर रिपल्शन 0 है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 6। मान लो कुछ बच्चों को ये सवाल भी समझ में नहीं आया होगा, है ना, कि ये एलपी मतलब क्या, तो लोन पेयर रिपल्शन दिया है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 6 है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन 0 है। सवाल ये है कि जितने रिपल्शन कम उतना स्ट्रक्चर अच्छा है, सिंपल सी बात है। तो उसी को मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पूछिए तो आपको तीनों स्ट्रक्चर में से देखो, आपको जैसे एक ClF3 वाला जो स्ट्रक्चर है उसी से भी हम निकाल सकते हैं। ClF3 जो कि sp3d हाइब्रिड है, जो आपको सिखाते भी है ना, तो ये sp3d है। तो तीन स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तीन स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी आप लोगों की एक है, देखो कितने लोन पेयर है, ये 7 और 3 10 होते हैं, मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बट 3 सराउंडिंग एटम है तो माइनस कर दे तो 2 लोन पेयर है। अभी 2 लोन पेयर कहां पे हो सकती है, तो 2 लोन पेयर में आपको सारे स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये जो मोस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर है आपका वो निकाला है, या मान लो लोन पेयर मैंने यहाँ पे रख दिए इस तरीके से, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर मैंने एक एक्सियल पे रख दिया, एक इक्वेटोरियल पे रख दिया, या हो सकता है कि मैंने वो लोन पेयर एक्सियल पे रख दिए और बाकी के मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर निकाले, हो सकता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर तो स्टेबल है, आप जानते हो। तो स्टेबिलिटी है मतलब वही स्ट्रक्चर है जो आइडियली होता है, मतलब टी शेप, 2 लोन पेयर आने के बाद टी शेप स्ट्रक्चर होता है ना। तो sp3d में टी शेप तभी होता है जब 2 लोन पेयर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको देखने क्या उतने रिपल्शन है क्या, तो हाँ होते हैं ना इसमें। अभी देखो ना कैसे, जैसे लोन पेयर बॉन्ड, देखो लोन पेयर रिपल्शन है, हम इसमें मानते नहीं ज्यादा, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पे है ना 2 लोन पेयर, तो ज्यादा रिपल्शन नहीं है उसमें। ओके, अभी सवाल ये है कि हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है हमारे पास वो इस स्ट्रक्चर में कितने, जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये लोन पेयर इसके साथ रिपेल करेगा और ये लोन पेयर इसके साथ भी रिपेल करेगा, है ना, ये लोन पेयर इसके साथ रिपेल करेगा और ये लोन पेयर इसके साथ भी रिपेल करेगा। तो 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब यही स्ट्रक्चर है इसमें, स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर ना वही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 4 है इसमें। तो चलो ये अच्छा सवाल था। आगे अभी फिजिकल के ऊपर आते हैं। फिजिकल में एक मोस्टली मैं आपको बताता हूं, इनऑर्गेनिक में एक 12 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए, उसमें मोस्टली दिक्कत आई है, मतलब एक ओवरऑल बात करें, और फिजिकल में 8 क्वेश्चन ऐसे जिसमें ओवरऑल दिक्कत है। तो उन 8 क्वेश्चन को अभी एक हम क्विकली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, उसमें ये पहला सवाल था, एक्चुअली ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था बच्चों का। आपको पता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आया तो जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रोड जोड़े गए थे और हमने है ना वो वोल्टेज पास किया था, तो अंदर हमने क्या लिया था, गैस। इस गैस से या इस एलिमेंट से तो इलेक्ट्रॉन निकले थे और वहीं से तो कैथोड रे डिस्कवर हुए थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत तो वहीं से हुई है ना, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे में गैसियस एलिमेंट हमने लिया था ना मोस्टली, ठीक है, सॉलिड भी लिया तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसका तो बाद में गैसियस कंडीशन में ही कन्वर्जन होना है ना। ये कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रोलाइट किया, अरे इलेक्ट्रोलाइट कहाँ है भाई, ये थोड़ी हम इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ी सीख रहे हैं ना इसमें, है ना, इलेक्ट्रोड है वो, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, इलेक्ट्रोड से। तो आपने एनसीईआरटी भी देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला नेक्स्ट, अच्छा हाँ, इसमें ये नहीं, ये 71 नंबर का सवाल बहुत बच्चों ने गलत किया है। वो गलत क्यों किया है मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर एटम में ग्रीन बॉक्स है, उसमें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट दिया है ना, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट दिया गया है। हम जनरली क्या करते हैं, उसमें Q इक्वल्स टू N इंटू ये वाला फॉर्मूला तो याद रखते, बट बाकी थ्योरेटिकल चीजें नहीं याद रखते। बट आपको हमने जब सिखाया था, या आपके टीचर ने भी सिखाया होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क करता ही है, मतलब 1 नंबर तो है, जरूर है। ये ऑप्शन तो चला गया आप लोगों का। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी तो अप्लाई होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो वो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर जाता है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। तो सिंपल सी बात है भाई, वो तो होगा ही।
बट मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो वहां पे बात नहीं होती। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो बारे में हम हमेशा बात करते हैं। और ऑयल ड्रॉपलेट है ना, तो विस्कस फोर्स तो रहेगा ना वहां पे, जो मोशन को कम करेगा। तो यहाँ पे विस्कस ड्रैग फोर्स भी तो होगा, मतलब ये तीन तो होंगे, यानी 1 2 3 1 2 4 सॉरी 1 2 4 ये आप लोगों के आंसर है। ठीक है, चलो आगे। मेरे ख्याल से अगला सवाल, चलो बढ़िया सॉल्व किया था बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, अगला वाला तो इजी था, बट पता नहीं क्यों बच्चों को इसमें दिक्कत आई। ये वाला 80 नंबर का सवाल था। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट इन द पी डी एंड एफ। जैसे पी है तो पी में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पहले 1 2 3 होती है, विद द एंट्री ऑफ 4th 5th 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, है ना। जब चौथा आएगा ना, जैसे पी है, पी ऑर्बिटल में 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ना, तो पेयरिंग होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि बराबर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद ये हाफ फील्ड हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल है, एंड हाफ फील्ड डीजनरेट स्टेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते तो थोड़ी स्टेबिलिटी आती थी, 1 2 3 और चौथा, स्टेबिलिटी नहीं आती ना इससे। तो ये सही है ना, असर्शन सही है, रीजन भी सही है इसका, पता नहीं। अच्छा ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे ये भूल गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स पोजेस 2 नोडल प्लेन्स, और सारे के सारे डी ऑर्बिटल है। अभी बहुत सारे बच्चों ने देखो, ठीक है, पी में तो नहीं किया क्योंकि उनको पता है पी में तो होते नहीं 2 नोडल प्लेन, एक ही होता है। व्हाट इज नोडल प्लेन इक्वल्स टू? नोडल प्लेन इक्वल्स टू फॉर्मूला आप लोगों ने एल सीखा है, और पी का एल 1 होता है, तो उसमें एक नोडल प्लेन है। तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, बचे 2 ऑप्शन। अभी सवाल बच्चों ने क्या किया, अभी ये दोनों भी डी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, dx स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको याद है ना, हम सिखाया भी था हमने कि dz ऑर्बिटल का शेप जो है वो डबल डंबल नहीं है ना, तो dz स्क्वायर में कैसे नोडल प्लेन्स आएंगे? dz स्क्वायर का शेप अलग है, बेबी सुथर शेप जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो उसके अंदर ना नोडल प्लेन्स नहीं होते, उसका कोनिकल शेप है, या बेबी सुथर नहीं समझ में आया तो कोनिकल शेप ध्यान में रखो। कोनिकल शेप है तो उसमें कोनिकल नोड्स होते हैं, कोनिकल शेप है तो कोनिकल नोड्स होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इस वजह से ये आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3। बाकी के डबल डंबल है ना, तो उसमें दो नोडल प्लेन आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अगला ही सवाल था। अभी ये सवाल बच्चों ने गलत कहां पे किया है ना, तो देखो स्टेटमेंट 1 दिया, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट। सही है, सेम एनर्जी मतलब डीजनरेसी होता है। स्टेटमेंट 2, इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल्स। आपको याद है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है ऑर्बिटल का, याद होगा 1s लेस देन 2s, बट 2s इक्वल्स टू 2p, 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3। अब याद आया कि ऑर्बिट की एनर्जी तो बढ़ती जाती है, बट ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी वैसी की वैसी होती है फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि रिपल्शन एक इलेक्ट्रॉन में बहुत कम होता है, तो बाकी के ऑर्बिटल की एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट इज द आंसर। ओके, आगे। अच्छा, 85 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ने गलती की है। देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, और इलेक्ट्रॉन होल्ड में पूछी एनर्जी, 2 मोल ऑफ गैसियस Ha+ आयन प्रेजेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, आप लोगों ने सीखा है। तो माइनस टोटल एनर्जी तो माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन n² है। तो सिंपल सी बात है, हेलियम दिया है तो हेलियम का Z2 है आपके पास, और इन इट्स ग्राउंड स्टेट बोला है, मतलब n इक्वल्स टू 1 दिया है, तो n इक्वल्स टू 1, Z इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया ना। सो बट 2 मोल के लिए पूछा है ना, ये पर मोल होता है ना, पर मतलब आपको Na पर एटम होता है, सॉरी ये पर एटम का फॉर्मूला, तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर मोल हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। देखो, सो माइनस 13.6, तो 2 मोल के लिए तो ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और आपको इंटू Na अगर किया आप लोगों ने, और ये 2 मोल के लिए भी है ना, तो आपको यहां से पता चल गया है ना। तो आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा 108, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मोल के लिए 2 मोल के लिए पूछा। अच्छा, ये 86 नंबर का जो सवाल है वो बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको क्वेश्चन में पूछा है
हाइपोथेटिकल आयन ऑफ एलिमेंट एक्स विथ मास नंबर 40, यानी इसका ए कितना है 40 है, possess 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस एक्स एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी P इक्वल्स टू आएगा E+2। समझ में आप लोगों को, P इक्वल्स टू E+2 आएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन +2 है, और 23% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें और 23% यानी 0.23 ऑफ E हो गए। तो A इक्वल्स टू क्या होता है, P+N होता है। A इज 40, P इज E+2, N इज E+0.23 E प्लस E+0.23, ये होता है 2.23 E +2 40, ये 2 इधर चला जाएगा, सो 38 इक्वल्स टू हो गया 2.23 E। सो E इक्वल्स टू ये आता है 17 कैलकुलेशन करने के बाद। सो अगर एलिमेंट को पहचानना है तो P निकालना पड़ेगा। सो 17 + 2 दैट इज 19। सो 19 है और उसमें +2 चार्ज है, ठीक है, ओके। और आखिर का जो सवाल था, जो लास्ट वाला था 100 नंबर का सवाल, सॉरी 90 नंबर का सवाल, मैं भी भूल गया, अभी 9 है ना, 45 क्वेश्चन है। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, है ना, जिसका मास है 9.1 × 10⁻²8। देखो ऑप्शन में सीजीएस यूनिट ही है आपके पास, सीजीएस यूनिट। मूविंग विथ अ वेलोसिटी, यानी उसकी जो वेलोसिटी है, देखो बच्चों को ये सवाल कहां पे नहीं आया, हमने सिखाते वक्त भी किया था, बट ठीक है याद रखो अभी। वेलोसिटी 3 × 10⁴ सेंटीमीटर/सेकंड, इट इज एक्यूरेट अप टू 0.011%, यानी आपको डेल्टा वी अगर निकालना है तो आपको इस वेलोसिटी के 0.011% उसको करना पड़ता है, ये आपका डेल्टा वी आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन निकाली तो हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π वैल्यू है ना। इसकी वैल्यू 5.5 × 10⁻35 है, अगर किसी को पता नहीं है, या आप बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूं, आप कर लो। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा h/4π m इंटू डेल्टा वी। तो आप ये सब जब कैलकुलेट करोगे, आपको h की वैल्यू क्या लेनी है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है, उसको अर्ग में करना पड़ेगा, मतलब -27 अर्ग हो जाएगी। गॉट इट। उसके बाद ये तो सेंटीमीटर में आएगा, मास भी ग्राम में आएगा। सो फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। मैंने इसको कैलकुलेट भी किया था, उसका आंसर 3 आता है, ठीक है। सो इस तरीके से देखो कुछ चीजें हैं, डे बाय डे आपके जैसे क्वेश्चंस आप करेंगे, गलत जो चीजें हुई है उसको आप करेंगे, सो डे बाय डे प्रोग्रेस होता है। ये प्रिपरेशन डेज है, इन प्रिपरेशन डेज में हो सकता है कुछ आने वाली चीजें भी ना आए एन एग्जाम के टाइम पे, बट अभी वो दुरुस्त कर लो, 4 मई में गलत नहीं करना है। तो इसी तरीके से अगला सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक आपको बेस्ट लक और प्रिपरेशन पॉजिटिव रह के करिए और मिलिए। हम आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और कुछ सॉल्यूशन भी निकालेंगे उसके ऊपर, बट छोड़ना नहीं है, आखिर तक करते रहना है। वी ऑल आर विथ यू, साकार पीसीएमबी टीम इज विथ यू। आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए रेडी है, बस आप आइए और बताइए क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय।